नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथियों, बात करें आज शेयर बाजार की। आज शेयर बाजार में क्या हुआ, क्या उठापटक रही, या क्या आज का जो दिन गुजरा वो किस तरह से गुजरा। तो दिन की जो शुरुआत में सबसे डराने वाली खबर आई थी, ट्रंप और एलन मस्क की जो जॉइंट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इन्होंने बोला कि हम भारत को भी नहीं बख्शेंगे, भारत पे भी हम रिवर्स टैरिफ उतना ही लगाएंगे जितना हम और देशों पर लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, या इसके पीछे का क्या कारण है। देखो, मोदी जी गए थे वहाँ तो सब ठीक ठाक हुई कि मोदी जी बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। लेकिन एक सेंटेंस उन्होंने बोला था कि मोदी जी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, मतलब इनसे सौदाबाजी करना बहुत टफ है। और उन्होंने ऐसा पर्सनली इंटरव्यू में बोला भी कि मोदी जी ने मेरे से इस बारे में बोला था कि आपको टैरिफ को लेकर थोड़ा सा नरम पड़ना चाहिए, पर मैंने ये बोल दिया कि इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, ये कोई बहस का विषय नहीं है, हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। और ऐसा ही नहीं, अकेले डोनाल्ड ट्रंप ने जब उन्होंने ये बोला कि हम भारत को भी इंक्लूड करेंगे टैरिफ में, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो एलन मस्क के साथ में भी था। एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, जिन्होंने भारत में एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के कारोबार चालू करने का चालू कर दिया है, और नई हायरिंग भी चालू कर दी है कि हम इतने हायरिंग करेंगे। और लगभग कुछ जॉब वैकेंसी भी निकाली है महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, दिल्ली में, और ऐसे मतलब जो मेट्रो सिटी हैं उन पर उनके प्लांट रहेंगे। तो उन्होंने इंटरव्यू में अपने स्पष्ट बोला कि एलोन मस्क अगर भारत में जाके अपनी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो बहुत गलत नहीं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो ऐसा देखो, क्या इसका मतलब, अगर आप पब्लिक फॉर्म पे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मित्र के साथ, मतलब एलोन मस्क भी एक समझ लो हाई लेवल के व्यक्ति है, उनके सब बारे में स्पष्ट बोलते, मतलब टॉक ऑफ द टाउन व्यक्ति, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एक आपकी मेरे से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब मैं और आप एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके सामने बोल दूं कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, गलत नहीं, बहुत गलत। एक्चुअल में क्या है कि अमेरिका के ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो अमेरिका में बने, वो भारत में एक्सपोर्ट हो, और भारत उस पर जो 100% का टैरिफ लगाता है वो टैरिफ में छूट दे दे। तो अमेरिका चाहता है, मतलब ट्रम्प चाहते हैं कि टैरिफ, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा उससे। और जो एलोन मस्क हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भारत है बहुत बड़ा कारोबार का एक हब, भाई 145 करोड़ की पॉपुलेशन रखता है भारत, और वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं। तो वो चाहता है कि यार हम कहीं कुछ नहीं भी बेच रहे, इससे अच्छा कुछ बेच दें, हम वहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे, वहीं बनाएंगे, तो हमारा टैक्स कम लगेगा और हमारी प्रोडक्शन होगा, माल बिकेगा। अल्टीमेटली क्या, एलोन मस्क को भारत का बाज़ार दिख रहा है, भारत का बाज़ार दिख रहा है कि भारत में इतनी पॉपुलेशन है, इतने अमीरी, मान लो मारुति सुजुकी है, ठीक है, तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और भी बहुत गाड़ियाँ हैं, किया की भी गाड़ी आ रही है, बहुत सी गाड़ियाँ आके बिक रही हैं। तो एलोन मस्क सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ये वहीं पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दें, जैसे भारत सरकार बोल रही है कि आपको हमारे यहाँ आके यूनिट डालो, हमारे भारत के अंदर जो गाड़ियाँ बनेगी वो सब आप भारत में बेचो, तो उस पर टैक्स कम लगेगा। तो एक बात तो है कि अमेरिका जगत का फूफा बना फिर रहा है। देखो ट्रम्प साहब, ये सब दुनिया मानती है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो फूफा है, कभी भी नाराज़ हो जाता है, नाराज़ होना उनके स्वभाव में है। और इतना भी है कि जो भी नरेंद्र मोदी से कहलाना चाह रहे थे, या तो वो नहीं करा पाए, या कहीं ना कहीं भारत को वो जिस स्तर पर झुकाना चाह रहे थे, भारत उस स्तर पर झुक नहीं पाया। तो वो उनके टॉक ऑफ द टाउन जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो उसमें झलक गया। उनके बात बात में उन्होंने जो ये चीज़ें बयां की है, वो सब चीज़ें मतलब दिखी हैं कि उन्हें जिस तरह की उम्मीद भारत से थी उस तरह का उनका वो हुआ नहीं है। अब एक बात तो ये हुई, वो चीज़ें देखने के लिए कहाँ मिली, वो चीज़ें देखने के लिए मिली, अब उन्होंने एलोन मस्क को भी मना कर दिया कि नहीं, तुम भारत में जाके जो अपनी फैक्ट्री डाल रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन एलोन मस्क ने उसके बाद में क्या कहा वो भी मतलब मीडिया में नहीं आया है। अब मार्केट की बात करें, शेयर बाजार की, ये सबसे बड़ा जो मतलब एक तरह से डराने वाली खबर है। अब डराने वाली है, डराने वाली खबर होने के बाद भी आप देख रहे होंगे साथियों, इंडिविजुअल जो स्टॉक है ना वो बढ़े जा रहे हैं। और निफ्टी जो है, निफ्टी तुम्हारा 22,800 से 23,000 के बीच में कुछ झूल रहा है। ऐसा क्यों है साथियों? वो ऐसा इसलिए है कि जो इंडिविजुअल स्टॉक में बड़ी बड़ी बाइंग कर रहे हैं प्रमोटर, मतलब प्रमोटर, इसको ये जो गिरावट है ना, इसको सेल मान के माल उठा रहे हैं खुद। ऐसे कई प्रमोटर अपनी अपनी ही कंपनियों में माल उठा रहे हैं।
अब आज के जान लेते हैं कि आज क्या हुआ। बल्क डील हुई है, आज बहुत सी बल्क डील हुई है। मतलब आपको जान का आश्चर्य होगा, भारत पेट्रोलियम में 11 लाख शेयरों का बल्क डील के माध्यम से शेयर उठाए गए हैं। तुम्हारा पावर ग्रेड में 10 लाख शेयर उठाए गए हैं। वेदांता कंपनी में 10,50,000 शेयर उठाए गए हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में 11 लाख शेयर उठाए गए हैं। बल्क डील में मैं बता रहा हूँ मैं, मतलब होता क्या है कि जब भी स्टॉक कोई नीचे गिरता है ना, उस कंडीशन में या तो एफआईआई माल खरीदते हैं या फिर डीआईआई, और जिनको सस्ता लगता है, जो फ्यूचर को प्रोटेक्ट करके चलते हैं 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो ऐसी चीप रेंज में माल उठाते हैं। अब बात कर लेते हैं आज बाजार की। बाजार में आज निफ्टी 19% गिर के अभी क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। अगर बात करें सेंसेक्स की तो 203 पॉइंट सेंसेक्स गिर के बंद हुआ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी साथियों 235 पॉइंट गिर के बंद हुआ। आज बाजार में आपको एक मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला, ना तो ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। आज वीकली एक्सपायरी थी, मतलब आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज बाज़ार में जो आपके मिड कैप स्मॉल कैप है वो भगने, उनके पीछे क्या कारण है कि एक तो आपका रुपया जो है रिकवर कर गया लगभग 50 पैसे के आसपास। जैसे रुपया आपका रिकवर कर गया। दूसरा जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो आपका 14.68% पे है, मतलब 14 के आसपास। जो भी 17 पे पहुंच गया था वो विक्स वो अब 14.68 पे आ गया। मतलब एक तो आपका विक्स भी कंट्रोल हो गया, आपका रुपया भी कंट्रोल हो गया। रुपया मतलब धीरे धीरे हो रहा है, 88 के आसपास पहुंच गया था, अब 86 रुपये कुछ पैसे पे है। और अभी अगर हम बात करें तुम्हारे गिरने वाले शेयर होगी तो 849 शेयर गिरने वाले थे, 1150 के आसपास बढ़ने वाले शेयर थे। अब 2 दिन का जो आंकड़ा आया एफआईआई का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक तो क्या उन्होंने बिकवाली अपनी कम करी। कल की डेट में जो उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी, वो परसों की डेट में उन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। आप समझ रहे हो, अब 5,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, 1,000 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, तो एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि वो खरीदारी पर कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं। वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि अब भारत का जो शेयर बाजार है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। ओवरसोल्ड क्या होता है, एक मीन रिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है साथियों। मीन रिवाइजन अगर कोई स्टॉक, अगर उसका 10 साल का जो पी रेशो है वो 10 के आसपास चल रहा है और वो एकदम से उसका प्राइस हाई हो जाता है तो उसका पी रेशो महंगा हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो वो मीन रिवाइजन में उसे कंट्रोल करेगा, मतलब 10 के आसपास ही लाएगा, वो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, 100% करेक्ट करेगा। ऐसी बाजार है। अभी जो अपनी निफ्टी है, निफ्टी का जो पी है ना वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। मतलब वास्तविकता में अभी खरीदारी का जोन है अगर देखा जाए। क्यों है? क्योंकि अब ऑर्डर जो धमाधम मिल रहे हैं। ऑर्डर धमाधम क्यों मिल रहे हैं? देखो साथियों, पहले मैं ऑर्डर की, देखो कल आपसे बताया ना कि अशोक लीलैंड को ऑर्डर मिला है 350 करोड़, मतलब 300 करोड़ के आसपास का। परसों 2200 करोड़ का ऑर्डर ईएमएस को मिला था। और आज भी ऑर्डरों की भरमार लेके हैं, मतलब 4-5 ऑर्डर तो आज ऐसे हैं बड़े बड़े ऑर्डर, जिसमें बीईएल भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसको रक्षा मंत्रालय से 1200 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, 1200 करोड़ रुपया, समझ रहे हो। और फिर है तुम्हारा लार्सन एंड टर्बो कंपनी को हिंडाल्को कंपनी की तरफ से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो कहीं ना कहीं तो वो पैसा तो इसी में आएगा। दूसरा तुम्हारा एक इंजेटिक दवाइयों के है, उसको लंदन से ऑर्डर मिला है लगभग 200 करोड़ रुपये का। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये सब उस तरफ डिवाइड हो रहा है कि जब ऑर्डर मिलेंगे फिर से जीडीपी में ग्रोथ आएगी। जीडीपी में कुछ खराब थोड़ी हुआ साथियों, केवल स्लो डाउन है, और स्लो डाउन जितना करेक्ट करना था कर चुका है। अब अल्टीमेटली जो हाहाकार मचना था, जो मारामारी होनी थी, वो हो चुकी है। और 22,700 जब तक आपने नीचे की ओर बचा के रखा है, जब तक समझ लो आपको बहुत 22,700 का बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। जब निफ्टी 22,700 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो उसके बाद ही फ्रेश कहीं से ना कहीं से बिकवाली आएगी। तब तक क्या है कि बाजार एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। अगर बाजार अब ना एक बड़ा मूव देने की तैयारी में, चाहे ये ऊपर की ओर दे चाहे ये नीचे की ओर दे, क्योंकि अब ना तो ये 23,000 के ऊपर जाने को तैयार है, ना 22,800 के नीचे जाने को तैयार है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल है साथियों, 23,000 और 22,700 या 22,500 मान लो, इसके नीचे अगर ये गया तो फिर ये या तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर ब्रेक देगा। और एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है साथियों, जो इंडिविजुअल स्टॉक है ना, उनमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है।
क्योंकि जो निफ्टी भले ही ऊपर से आपका 23,000 मतलब 26,200 से 23,000 आया हो, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है ना वो ऊपर से 50% करेक्ट हो चुके हैं, तो वे कहीं ना कहीं अब बाइंग जोन में आ रहे हैं। और उन्हें कहीं, जब आप बताओ अगर प्रमोटर बाइंग करनी है तो अगर किसी कंपनी के बारे में साथियों सबसे ज़्यादा किसी को पता रहता है तो प्रमोटर को पता रहता है। ऐसे समझो मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, मैं उस कंपनी को ओन करता हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा मालूम रहेगा ना कि मेरी कंपनी में कहाँ वीकनेस है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। अगर मेरे पास सरप्लस फंड है तो भाई मैं ऊपर के रेट में थोड़ी खरीदते हैं प्रमोटर माल, ऊपर के रेट में तो बेचते हैं। जब 26,000 का, देखो होता क्या साथियों, जब 26,000 के आसपास था निफ्टी, 26,500 मतलब 26,200 26,000, उस समय प्रमोटर माल बेच रहे थे। अब उस समय आप अगर इस चीज़ को करेक्ट कर लेते कि जो बहुत सी कंपनियों के प्रमोटर आकर माल बेच रहे, मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे। और आप उस समय एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि उस समय पे बहुत ही आईपीओ भी आ रहे थे, और आईपीओ भी ऐसी ऐसी वैल्यूएशन पे आ रहे थे जिसका कोई तुक नहीं, मतलब 50 का पी, 60 का पी। और जनरली ऐसी कंपनी जो कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है नहीं है, अब वो क्या है, देखो एक तरह से ऐसा मान लो कि जब आईपीओ आता है ना, तो आईपीओ आने से पहले उसकी जो बैलेंस शीट है ना वो उसको बिल्कुल अच्छे से सुधार दिया जाता है। आपने देखा होगा जब हम शादी के लिए जाते हैं ना, तो जो लड़की होती है वो लड़की चाय लेकर बहुत अच्छे से आती है, ऐसे आती है मतलब जैसे समझ लो कि ये तो बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन रियल में जो शादी हो जाती है तब पता चलता है चाय कैसे पिलाएगी। रियल होता है कंपनियों के साथ में। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसकी जो बैलेंस शीट है ना उसको अच्छे से कर दिया जाता है सुधार के, कि भाई सस्टेनेबल ग्रोथ दिखे, सस्टेनेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखे, सस्टेनेबल तरीके से उनका लोन रिपेमेंट होता हुआ दिखे। तो अब जब उसको 2-3 महीने 2-3 क्वार्टर मिल जाते हैं ना उसको अपना रिजल्ट पेश करने के लिए, तब पता चलता है कि इस कंपनी में रियल में ग्रोथ है क्या नहीं है। जिन कंपनियों में ग्रोथ होती है, जो अभी देखो मैं आपको किसी भी कंपनी को स्टॉक को खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा। अच्छी कंपनियों में क्या रहता है मैं आपसे बताऊं, आप ग्लोबल हेल्थ केयर को देख लेना। ग्लोबल हेल्थ है, अभी वो ऊपर से नीचे लगभग लगभग 30% करेक्ट होगी, अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर चल रही है, ठीक है। तुम्हारा नारायण हृदयालय को देख लो, नारायण हृदयालय आज आज की जैसी मार्केट में भी वो अपने आप को एक जगह खड़ा करके रखा है, नहीं तो ऊपर की ओर जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि कंपनियों को फंडामेंटली देखना रहता है, क्योंकि जो लॉन्ग टाइम के निवेशक होते हैं ना वो कंपनी की बैलेंस शीट देखकर तब माल उठाते हैं। टेक्निकली रूप से कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है क्या नीचे आ रहा है, उसमें आप 2-5 हज़ार रुपये कमा लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रियल में जो निवेशक बनते हैं ना वो इसी समय में बनते हैं जब भी मार्केट गिरती है ना। अब जो भी ऐसे समय में पोर्टफोलियो बनाता है, मतलब आप समझ लो ऊपर से 30% 40% करेक्ट है शेयर, और आज सही समय है पैसा लगाने का। अभी क्या है कि अभी कोई आदमी शेयर में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि रियल में क्या, अब यहाँ से अगर निफ्टी सपोज करो 28,000 हो गया तो उस समय लोग बाग पैसे लगाएंगे। तो अभी जब कोरोना काल था, कोरोना काल में लोग बाग भाग भाग कर निकल रहे थे, तो अपनी उस समय पे कि जिसने पैसा लगाया उसने 10-10 गुना 5-5 गुना पैसा किया है। ऐसे ही जब 26,000 निफ्टी था, अगर कोई बोलता किसी से कि स्लो डाउन आ रहा है, अर्निंग उस तरह से आ नहीं रही जिस तरह से क्वार्टरली नतीजे पेश कर रहे हैं, तुम अपना कुछ शॉर्ट टाइम का पोर्टफोलियो निकाल दो। तो उस समय तुम्हें कोई पागल और बताता है, अरे पागल हो गया क्या साला, मार्केट तो हाई हाई ऊपर जा रही है और ये बोल रहा है कि तुम तो पोर्टफोलियो बेच दो, ऐसे में तो खरीदने का टाइम होता है। तो एक्चुअल में एवरीबडी फियर एवरीबडी सिन टाइम, जब एक समय पर सब पैनिक कर रहे हो वो समय में आपको माल उठाना है। और आपको साथियों में जान का आश्चर्य होगा, जिस दिन निफ्टी के अंदर लोअर सर्किट लगा था, मतलब निफ्टी में लोगों ने माल बेचा था, उस दिन मैंने खरीदे थे शेयर। क्यों? क्योंकि एक आपके अंदर ये ग्रिड डेवलप होती है कि यार जब सब बेच रहे थे, जब निफ्टी में लोअर सर्किट लग गया था 10% का 100%, उस समय हमने खरीदे, तो काहे टेंशन लेने वाली बात है। आप लंबे समय का चार्ट फ्रेम देखो कि यार ऑल ओवर इंडिया के अंदर ग्रोथ है दिख रही है, तो इसलिए घबराने वाली बात है नहीं। प्रमोटर माल खरीद रहे हैं, निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। और अब क्या है कि मार्केट देखो गिरता किस लिए, पहले समझ लो। निफ्टी गिरता है या मार्केट जो शेयर बाजार है वो गिरता है अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी क्या कि जैसे ये बोल दिया मैं तेरा मार दूंगा, तो ये होगी अनसर्टेनिटी। अब जब मार ही दिया तो फिर वो थोड़ी, जो चीज़ होने वाली है उसे घबराहट हो जाए, अरे ये सब हो गया क्या। जैसा टैरिफ पिछले जब
आपने एक बात करेक्ट की होगी, पिछले जब एकदम से टैरिफ का हल्ला हुआ तो शेयर बाजार धड़ 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 गिरा, और फिर अब टैरिफ की रोज़ खबर आ रही है और रोज़ एक से एक बुरी खबर आ रही है। ठीक है टैरिफ ही तो है, ठीक है टैरिफ क्यों, वो ऐसा कि एक बार अब समझ आ गया ना मार्केट को कि हाँ टैरिफ का मामला है, वो तो ठीक है। और भारत भी ऐसा नहीं है कि टैरिफ से डर रहे, भारत यूरोप के बाजार देख लेगा। भाई भारत चाहेगा कि भाई जहाँ हमें पैसा कम लग के हमारा काम हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। सपोज करो मैं किसी से मिर्ची खरीद रहा हूँ और मिर्ची वो मेरे को 10 रुपये पाव दे रहा है, और मैं बाजू में भी तो पूछूंगा यार, वो अगर 8 रुपये दे रहा होगा मैं उससे ले लूँगा। ऐसे ही तो होता है देशों में व्यापार। बस सपोज करो एक शहर है, ऐसा मान लो मैं मेरठ में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि गाजियाबाद में मेरी जलेबी की दुकान नहीं है। तो एक देश मानो, गाजियाबाद अलग देश है, मेरठ अलग देश है। मैं चाहता हूँ कि यार गाजियाबाद वालों का कहना ऐसा है, या मैंने दिल्ली वालों का कहना ऐसा है कि आप हमारे यहीं आ जाओ और एक अपनी दुकान खोल लो और यहीं बेचो। और मेरे ताऊ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुझे यहीं बना और यहीं से लेकर जा ट्रांसपोर्टेशन करके अब तब वहाँ बेच। तो भाई अब ऐसी तनातनी में दोनों के बीच में वो मैं इसकी मानूँ या इसकी मानूँ, तो मेरा व्यापार ख़त्म हो रहा है। भाई अल्टीमेटली जब एक तरफ कंपनियों के व्यापार चार तरफा बढ़ाने की सोच रहे हैं, मेरा एक पूरी मार्केट पड़ी है 1,45,000, मतलब ये समझ लो 145 करोड़ की जनसंख्या है भारत। वो एलोन मस्क सोच रहे कि यार एक बात बताओ, हमारा इतने इन दोनों की तनातनी के चक्कर में हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, तो क्यों ना एक फैक्ट्री डाल लें। भाई अगर कुछ तो बिकेगी, कुछ नहीं बिकने से अच्छा कुछ बिकेगी। और भी छोटे लेवल पर समझो, सपोज करो तुम्हारी कोई जलेबी दुकान है एक शहर में, दूसरे शहर के प्रधान ने बोल दिया तुम्हारा कि भाई तुझे अगर जलेबी बेचनी है ना तो तुम्हारे यहाँ पर आकर दुकान खोल ले और बेच ले। और वहाँ के लोग जलेबी के लिए तड़तड़ा रहे हैं, सब आदमी जलेबी खा रहे हैं, और जलेबी नहीं खा रहे तो कोई गुड़ खा रहा है। तुम कह रहे हो यार मैं जलेबी बेच दूँ, वहाँ बढ़िया बिकेगी मेरी जलेबी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं तुम्हारे घर वाले, जो मैंने तुम्हारे घर का जो गाँव का प्रधान है, वो बोल रहा है जलेबी की दुकान वहाँ निकल लगाना, तू बहुत गलत कर रहा है। जबकि तुम व्यापारी आदमी हो, एलोन मस्क एक व्यापारी आदमी है, तो बोला जलेबी दुकान वहाँ नहीं लगाना, जलेबी की दुकान यहाँ है तेरी, यहाँ बना, इसे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करके ले जा। तो अब वो प्रधान कह रहा तू यहीं आके बना ले ना भाई, यहीं आके बेच दे, तुझे मैं यहाँ सस्ते लेबर में मिलेगी। तेरे को कोई बेसन घोटने के लिए आदमी चाहिएगा तो मैं देता हूँ ना, तेरे को लकड़ी चाहिएगी चूल्हा जलाने की तो मैं दे देता हूँ, तो अगर कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं बैठा तो हूँ। ऐसे भारत सरकार एलोन मस्क से बोल रही कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ डालो। भाई जो लोग तुम यहाँ काम करेंगे, लेबर मैं दूंगा, ज़मीन मैं दूंगा, बिजली मैं दूंगा, तो कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी में इंक्लूड होगा वो। तो अब ट्रम्प साहब इसको मना करते हैं। तो एक बात है कि मतभेद तो है, लेकिन ये सब चलता रहेगा। बाज़ार में अभी रियल में ख़रीदारी का समय है, ये आपको मान के चलनी पड़ेगी। आने वाले 1 साल के अंदर या 1 साल का टाइम फ्रेम रखो कि आपको आपके स्टॉक यहाँ से भी डबल मिलेंगे। अब ये है कि आपको अगर कोई बिना कंपनी अच्छी नहीं चुननी तो पहले कंपनी को ज़रूर ट्रैक कर लेना कि कंपनी किस तरह की। आप अपने वित्तीय सलाहकार से, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उससे पूछ के अच्छी फंडामेंटली कंपनी उठाओ जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।